सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अमेरिकन मार्केट के बाद यूरोप पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है, जिसके साथ 14% मजमूई ट्रेड होती है। यूरोप को जाने वाली एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल, चमड़े, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात शामिल हैं। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बरामदात में रवा माली साल के पहले 8 माह में ज़बरदस्त इजाफा सामने आया है, जो एक साल पहले के मुकाबले में 9.4% बढ़ा है। स्टेट बैंक के मुताबिक यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट फिस्कल ईयर 2025 जुलाई से फरवरी में 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 5.4 बिलियन डॉलर थी। अब इस एक्सपोर्ट में इजाफे की वजह मगरबी, मशरकी और शमाली यूरोप में पाकिस्तानी अशिया की मांग में इजाफा है। इन ममालिक को बरामदात की बहाली पाकिस्तानी टेक्सटाइल और कपड़े की मसनूआत के बढ़ते हुए रुझान को भी जाहिर करती है। माली साल 2024 में पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट 3.12% कम होकर 8.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। मगरबी यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की बरामदात फिस्कल ईयर 2024 के 8 माह के मुकाबले में 11.67% बढ़कर 2.91 बिलियन डॉलर रही, जो 2024 के पहले 8 महीनों में 2.6 बिलियन डॉलर रही थी। फिर मशरकी और शमाली यूरोप में एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। यूरोप के शमाल में एक्सपोर्ट फिस्कल ईयर 2025 के पहले 8 माह में 17.73% इजाफे के साथ 498.61 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो पिछले साल इन्हीं महीनों में 423.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा थी। फिर जनूबी यूरोप है, जहां फिस्कल ईयर 2025 के पहले 8 माह में एक्सपोर्ट्स में 2.69% का इजाफा हुआ है, जो 2.02 बिलियन डॉलर तक अब पहुंच गई हैं, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में 1.96 बिलियन डॉलर थी। अब स्पेन को जो एक्सपोर्ट्स की जाती हैं, उनके नंबर्स फिस्कल ईयर 2025 के पहले 8 माह में 0.87% से बढ़े हैं और 973.57 मिलियन डॉलर तक अब ये पहुंच गए, जो फिस्कल ईयर 2024 के पहले 8 माह में 965.12 बिलियन डॉलर थी। इटली को बरामदात फिस्कल ईयर 2025 के पहले 8 माह में 1.83% बढ़कर 747 मिलियन डॉलर से ज़ायद हो गई हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत में 733 मिलियन डॉलर से, यानी यहाँ भी हमने इजाफा रिपोर्ट होते देखा है। फिर यूनान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 9.5% का इजाफा उसमें हुआ है, जो फिस्कल ईयर 2025 के पहले 8 माह के दौरान 92 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई हैं और फिस्कल ईयर 2024 के पहले 8 माह में ये 84 बिलियन डॉलर्स पर मौजूद थी। तो ओवरऑल यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तानी मसनूआत बिलखुसूस टेक्सटाइल पर एतमाद बढ़ा है और ये ज़ाहिर है कि मईशत को भी बूस्ट दे रहा है। और इस पूरी सूरत हाल में जबकि अभी जो अमेरिका ने टैरिफ आयद किया, फिर उसमें थोड़ा ब्रेक पर एक स्ट्रैटेजी तय होनी है, उससे कितना नुकसान या खसारा हो सकता था, उसको अब ऑल्टरनेट मार्केट्स के जरिए कैसे कैप्चर किया जा सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, साबिक वज़ीर IT के, मारूफ बिजनेसमैन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया और हमने देखा कि उससे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक मुतासर भी हो सकते थे, किसी ना किसी तरह बहरहाल खसारा वो होना ही था। ऐसी सूरत में जो यूरोप में हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, कितनी हौसला अफजा बात है? जी बिल्कुल, बहुत हौसला अफजा बात है। अभी आपने सारे जो फिगर्स कोट किए हैं, इस पर अगर हम देखते हैं तो जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें तकरीबन को 16% के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, और जो बाकी दूसरे उसका रीजन है उसमें किसी में 2%, किसी में 4%, किसी में 9%, तो तकरीबन तमाम ही यूरोप की जो रीजन्स हैं उन सब में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। तो उसकी जो मेनली रीज़न है, मैं समझता हूँ कि पिछले 8 महीनों में जो हमारा मार्कअप रेट कम होना शुरू हुआ है वो 22% से कम हो गए और फिर अब 12% पे है। तो उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी कम हुई है, तो उसका आई थिंक कि उसमें एक मेन सोर्स है कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है। और यही हमारी प्ली थी बड़े अरसे से कि हमारी अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी और हम कॉम्पिटिटिव होंगे तो फिर हमारी ग्रोथ आएगी और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और यही रीज़न है। और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स हैं, जो एसेसरीज़ हैं, जो टेक्सटाइल की और गारमेंट की, उनकी भी कीमतें कदरे कम हुई हैं, पेट्रोलियम की कीमतें भी कदरे कम हुई हैं इस सारे अरसे में। तो ये सारी मिलजुल के जो हमारे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होने की ये रीज़न है। दूसरी ये कि पाकिस्तान में अब एक स्टेबिलिटी भी देखने में आ रही है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो फिनंशियल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की, जो इन्फ्लेशन है वो खासी कम हुई है। जब इन्फ्लेशन कम हुई है तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आता है। तो ये सारे जो उसमें चीज़ें हैं मिला के सारे इंग्रेडिएंट्स, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना, और फिर ये कि पाकिस्तान में
हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें भी इजाफा हो रहा है, हमारी टेक्निक्स भी बेहतर हो रही हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन लाइंस बेहतर हो रही हैं, हमारे यहाँ क्वालिटी बेहतर हो रही है, लोगों में स्किल डेवलप हो रही है। तो अब रफ्ता रफ्ता हमारे यहाँ जो एक प्रोफेशनलिज्म का रुझान आ रहा है, और उसकी भी वजह है कि हमारा जो ब्रांड है, पाकिस्तान की जो क्वालिटी है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को मुस्तहकम कर रही है। फिर हमारी जो एम्बेसीज हैं वो भी अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने उनको खासा प्रोएक्टिव किया हुआ है। हमारा जो SIFC का इदारा है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको उसमें एंगेज किया जाता है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिल के, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी जो है वो अब बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि उनके हाथ में जब से ये चीज़ आई है, हमारी जो टैरिफ रैशनलाइजेशन वगैरह, तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे खासा अच्छा इम्पैक्ट आया और इम्प्रूवमेंट हुई है। सही। और जाहिर साहब हम देखते हैं कि जो हमारी बड़ी मार्केट्स हैं इस वक्त, अमेरिका या यूरोप, इनमें जो हमारी एक्सपोर्ट्स का मेजर चंक है वो अभी भी टेक्सटाइल को उसमें एक बड़ी बरतरी हासिल है। जो दीगर हमारी गुड्स या कमोडिटीज़ हैं वो टेक्सटाइल के करीब या उसका मुकाबला अभी भी नहीं कर पा रही हैं। ये बाकी चीज़ों में हम क्यों थोड़ी सी लैकिंग साइड पर हैं? देखिए, उसमें हमने एक नई प्रोडक्ट ऐड की थी, उसकी जो सेसमी सीड की, तो उसकी भी हमारी पिछले उसमें तकरीबन $50 करोड़ की हमारी एक्सपोर्ट्स हुई हैं। हमारी जो चावल है उसकी हमारी एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। फिर हमारी इसी तरह के और जो दूसरे जो यानी ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ हैं, नॉन ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ बढ़ रही है। फिर IT का शोबा जो है हमारे, उसमें भी तकरीबन $1-1.5 अरब की हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो पहले जो 5 प्रोडक्ट्स होती थी एक्सपोर्ट बास्केट में, अब वो 5 से बढ़ के उसमें IT भी आ गई है, उसमें एग्रीकल्चर भी आ गया है, उसमें ये फ्लावर्स भी आ गए हैं, हार्टिकल्चर भी आ गया है। तो इस तरह की चीज़ें आ गई, और अब वो तो हमारा जो बास्केट है वो 5 पे नहीं रहा, वो अब तकरीबन 10 पे आ गया है। तो ये भी वजह है कि उसमें हमारी आइटम्स की सेल बढ़ रही है, और उसमें हमारी वैल्यू एडिशन भी बढ़ रही है उसमें ओवरऑल। फिर हमारा अब जो गवर्नमेंट की तवज्जो है माइंस और मिनरल्स के ऊपर है, इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी इंशाल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत जल्द हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो अमेरिका ने जो भी टैरिफ लगाया और फिर अभी 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड किया, तो उसमें मैं कहता हूँ कि वर्ष कम वर्ष भी अगर सिचुएशन हो कि हमारी कोई भी बात उनसे अगर कारगर ना हो, तो भी हमें तकरीबन को $50-60 करोड़ का इम्पैक्ट आएगा। आई डोंट सी कि इससे ज़्यादा का कोई इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसके ज़रिए अमेरिका को एंगेज करके, जो हमारी असल में एंगेजमेंट की जो कैपेसिटी वो पहले मुकाबले में बहुत इम्प्रूव हुई है। और अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हम उसमें फ्रंट लाइन स्टेट हैं दहशतगर्दी के मुकाबले में, तो वो अमेरिका को बड़ा सूट करता है उसमें। तो अमेरिका के साथ हम अदर देन ट्रेड भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में हम उन्हें एंगेज कर सकते हैं। कुछ तो हम अपना पोर्शन जो इंपोर्ट का है वो हम डाइवर्ट कर सकते हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट की तरफ, कि हम वहाँ से इंपोर्ट कर लें, और साथ के साथ हम कुछ जो हमारे दूसरे चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने एक बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी हमारी तारीफ की, तो इन चीज़ों को भी एंगेज कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पास एंगेज करने के लिए टूल्स हैं अमेरिका को। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारी इस वक्त जो तकरीबन $5-5 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, तो उसमें हम बल्कि इजाफा भी कर सकते हैं। सही। तो जाहिर साहब एक तजवीज़ ये भी आई थी कि अगर जो उनकी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनके टैरिफ पर अगर हम 5% कमी की उनको पेशकश करें, उनको ऑफ़र करें, और वो भी इस 29% के टैरिफ में अगर 5% कम करने पर एग्री होते हैं, तो काफ़ी हद तक सिचुएशन बेहतर हो सकती है दीगर ममालिक के एतबार से। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने उनको सही अप्रोच कर लिया, और बिल्कुल कर भी लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त पोटेंशियल है वो बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ कि हम उन्हें एंगेज कर सकते हैं। हम उनका जो इंटरेस्ट है उसको हम कॉल कर सकते हैं, और उनका इंटरेस्ट अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। और उसके नतीजे में मुझे ये लगता है कि ये जो हमारा 29% का टैरिफ है, ये 5-7% नहीं, ये काफ़ी डाउन हो जाएगा, और इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, और बल्कि इसमें शायद हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा भी कर पाएंगे। सही। और फिर ये ज़ाहिर है जो 40-50 करोड़ डॉलर का अगर एक हमें यहाँ पे डेफिसिट का सामना होता भी है, तो कुछ ऑल्टरनेट मार्केट्स हमें कैप्चर अभी से कर लेनी चाहिए। 3 माह का हमें टाइम मिल गया है, कुछ ऐसे ऑल्टरनेट प्लेसेस हमें अभी से ढूंढ लेने चाहिए और स्पेसिफिकली उन पर फोकस करना चाहिए ताकि खसारा वहाँ से पूरा हो सके।
बिल्कुल हमें मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी करनी चाहिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी करनी चाहिए, दोनों तरफ हमें जाना चाहिए और हम दोनों तरफ जा रहे हैं। हम नई मार्केटें भी तलाश कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स भी तलाश कर रहे हैं और हमको भी एंगेज कर रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अमेरिका को एंगेज करने में हम बहुत कामयाब होंगे और इंशाल्लाह हमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन हमारी एक्सपोर्ट्स को बचाने के लिए हम $1.5 अरब की इंपोर्ट अमेरिका से बढ़ा सकते हैं, जिसमें कॉटन है, सोयाबीन है, जिसमें आयरन और स्टील है और कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल मशीनरी है। वो चीज़ें हम उनसे इंपोर्ट कर सकते हैं और $1.5 अरब की अपनी इंपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। और इन लिeu ऑफ दैट मैं समझता हूँ कि हम $2-3 अरब की अपनी एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा भी उनके साथ कर सकते हैं बाई यूजिंग दी अवर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, साबिक वज़ीर बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब हुकूमत की जानिब से इस वक्त भरपूर तरीके से आइंदा बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर जानिब से तजावीज़ आ रही हैं और इसके साथ साथ सैलरीड क्लास अफराद ने भी मुश्तरका तौर पर वजारत ख़जाना को तजावीज़ पेश की हैं, जिनमें हुकूमत पर सबसे ज़्यादा जोर ये दिया गया है कि इनकम टैक्स से मुस्तस्ना तनख्वाहों की हद को डबल कर दिया जाए, यानी 12 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए। इस वक्त 6 लाख रुपये सालाना कमाने वाले शख्स को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। सैलरीड क्लास अलायंस, जो कि हमने 2024 में भी इसको कई प्रोटेस्ट करते हुए देखा था जब ये टैक्स आयद हुआ था, तो इनके मुताबिक तनख्वाहदार अफराद पहले ही इन्फ्लेशन और कम तनख्वाहों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं और ये वाकई हर एक को दिखाई भी दे रहा है, हर एक के दिल की आवाज़ है। उन्होंने हुकूमत पर यह जोर दिया है कि हुकूमत शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस में सरमायाकारी पर पहले से दस्तियाब टैक्स मराहत को बहाल करे और आइंदा माली साल बजट में काम करने वाले अफराद के लिए इजाफी 10% सरचार्ज खत्म करे। अब अगर थोड़ा सा हम जायजा लें पिछले 5 सालों का, तो पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली 2019 में टोटल 76 अरब रुपए थी, जो अब 5 सालों में तकरीबन 494 अरब रुपए बढ़कर 570 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। क्या किसी दूसरे सेक्टर में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है? ये भी, इस पर भी हम थोड़ा सा ज़रा गौर करेंगे और हुकूमत से मुतालबा भी किया जा रहा है कि कम अज़ कम टैक्स की शरह को फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले की पोजीशन पर बहाल किया जाए, जिसमें 10% इजाफी सरचार्ज खत्म करना भी शामिल है। फिर साथ साथ सैलरीड क्लास ने तिब्बी अलाउंस से इस्तिस्ना की हद भी 10% से बढ़ाकर 25% करने की दरख्वास्त की है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के दूसरे शेड्यूल के हिस्से अव्वल के शिक 139 के तहत मौजूदा 10% तिब्बी अलाउंस और इसकी अदायगी मुकम्मल तौर पर टैक्स से मुस्तस्ना है, लेकिन यह अलाउंस महंगाई के साथ नहीं बढ़ सका है। अब अगर दीगर ममालिक से पाकिस्तान में माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस का हम जरा थोड़ा सा मवाजना कर लें, तो भारत और बांग्लादेश की मिसाल को हम रख लेते हैं। भारत में 7 लाख भारतीय रुपए, यानी जो पाकिस्तान में 23,40,000 रुपए के बराबर जिसकी वैल्यू है, ये बनती है। उस पर तिब्बी खराजात, होम लोन्स और फिर जो टैक्सेस हैं, ये यहाँ पर इसकी ये हद मुकर्रर की गई है। फिर इसी तरह जो बांग्लादेश के फिगर्स हैं वो तकरीबन 3,50,000 टका हैं, यानी अगर पाकिस्तानी वैल्यू उसकी निकाली जाए तो 8,90,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, जो कि इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। तो अब पाकिस्तान में क्या ये तजावीज़ काबिल अमल हैं? ये दुगना किया जा सकता है तनख्वाहों की हद को, टैक्स से मुस्तस्ना तनख्वाहों की हद को? इस पर हम बात करते हैं। हाफिज़ साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला भी। जो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख इसको कर दिया जाए और फिर 12 लाख से इजाफी वालों को टैक्स के नेट में शामिल रखा जाए, ये कितनी काबिल अमल तजवीज़ आपको लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ा एक लीगल और बड़ा सेंसिटिव आज एक टॉपिक चुना है, जिसके अंदर एक ऐसी क्लास ऑफ टैक्स जो है जो पाकिस्तान के अंदर जब चाहे फेडरल गवर्नमेंट जो है बजट के अंदर उनके ऊपर रिगरस किस्म की जो है वो टैक्स स्लैब्स भी लगाती है और उसके बाद जो है उसके अंदर एक ऐसा मेकनिज़म बनाया जाता है कि जिस मेकनिज़म की बुनियाद के ऊपर मैक्सिमम टैक्स जो है वो आपका सैलरीड क्लास पे आता है और जिसका रिजल्ट्स आपने अपने इंट्रो के अंदर बता दिया कि किस तरह 76 बिलियन से लेके हम 570 बिलियन पे पहुंच चुके हैं और 2024 के अंदर और 2025 के अंदर तकरीबन 53% आपको इसके अंदर इंक्रीज़ नज़र आएगा। और उसके बाद अगर आप इसको कंपैरेटिव देखें तो दुनिया में किसी जगह नहीं है कि आपका जो सैलरी सेक्टर है वो तीसरे नंबर पे आपकी टैक्स कंट्रीब्यूशन के अंदर इस वक्त आया हुआ है और आपका जो एक्सपोर्ट है इस वक्त सेक्टर जो है वो उससे हाफ जो है वो टैक्स जो है वो नहीं देता। तो मैं ये समझता हूँ कि 3-4 एरियाज़ के अंदर काम करने की गुंजाइश जो है वो बहुत मौजूद है। नंबर 1 ये है कि हमारा जो एग्जम्पशंस का है, जो 6 लाख रुपया जिस तरह आपका रुपीज़ जो है डी वैल्यू हुआ और आपने
एक अच्छा एक कंपैरेटिव चार्ट भी रीजन्स के अंदर दिया, उसमें अगर आप एक दो कंट्रीज़ और ऐड ऑन कर लें, जिस तरह वियतनाम है तो उनका तकरीबन 17 या 18 लाख रुपए पे है। तो मेरा ये है कि 10 लाख जो है वो मिनिमम इस दफ़ा थ्रेश होल्ड जो है वो बनाना चाहिए। और दूसरा उसके अंदर ये है कि जो आपने 6 इसके अंदर स्लैब्स बनाए हुए हैं, जो 6 लाख है, फिर 10 लाख से ऊपर जाता है, और तकरीबन 45% आपका जो बर्डन है वो आपका 10 लाख से जो स्टार्ट होता है, यानी कि 5% से लेके 35% तक जो है वो आपने उसके अंदर इंक्रीज़ रखी। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपका 10 लाख से ऊपर वाला जब जाता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को इसके अंदर रैशनल होना चाहिए, चूँकि अगर आप दूसरे सेक्टर्स का मलबा जो है, जो टैक्स एवेजन की सूरत के अंदर है या टैक्स ना कलेक्शन की सूरत के अंदर जो है, जो आपने सैलरी क्लास को एक ईजी गोट के तौर पर लिया हुआ है, चाहे आपके गवर्नमेंट्स के लोग हैं और चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, उसको मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को आपकी डेवलपमेंट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, अब आप उसके अंदर जो दूसरे सर्विसेज सेक्टर्स है उसके अंदर, या उसके बाद जो है आपको एक्सपोर्ट के अंदर उसको शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा उसके अंदर मैं समझता ये हूँ कि जो इस तरह एक बजट के अंदर गवर्नमेंट को काफ़ी स्पेसिस भी आई हैं, यानी कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो आपकी बजट कलेक्शन बढ़ी है, तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली वो जो एक एरिया है जो सैलरीड का है, जो तीनों जगह से इफेक्ट हो रहा है, एक आपने उसके ऊपर रिगरस किस्म के आपने टैक्स स्लैब्स लगाए, दूसरा आपने एग्जम्पशंस जो थी आपने उसका खात्मा किया, यानी कि सेविंग्स के अंदर भी आपने रोका या उनके मेडिकल चीजें थी, और तीसरा जो सबसे बड़ा आपने उन्हें किया है वो है डेप्रिसिएशन, यानी कि एक तरफ रुपी जो है वो आपका डेप्रिशिएट कर रहा है और दूसरी तरफ आपकी टैक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो इस वक्त आपका बजट प्रेपरेशन चल रही है 2025-2026 के लिए, और जो भी सैलरीड क्लास के जो डिमांड्स आई हैं वो बिल्कुल जेन्युइन और मुनासिब हैं कि इसको एट पार विद रीजन्स होना चाहिए उस टैक्स स्लैब को। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो एग्जम्पशंस आपने 2024-25 के अंदर IMF के कहने के ऊपर की थी उनको आपको विड्रॉ करना चाहिए। 10% जो आपने एडिशनल सरचार्ज लगाया हुआ है उसको भी आप करना चाहिए, चूँकि आपने तो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जो है 570 अरब रुपया आपने इकट्ठा कर लिया है। तो मैं ये समझता हूं कि इन एरियाज के अंदर जो है वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, या चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉइज हैं, उनको टैक्स इंसेंटिव्स मिलना चाहिए और उनका लेकिन हाफिज साहब हमने देखा था अभी इस साल का जो इस फिस्कल ईयर का जो टारगेट रखा गया था हुकूमत की तरफ से वो राउंड ऑफ करके 13,000 अरब का रखा गया है। अब अगले साल तो हम उसमें भी 2200-2300 अरब का इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हुकूमत ने टारगेट रखा है 15,200 अरब का। तो ये जब इजाफी 2200 अरब करना होगा तो फिर ये कैसे रिलीफ मिल सकेगा, ये गुंजाइश कहाँ से निकलेगी? या एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पर अब ये 1 जुलाई से बाकायदा तौर पर टैक्स लगने जा रहा है वो किसी हद तक ये आपकी इस कोई रिलीफ दिलवा सकेगा या कोई हेल्प आउट कर सकेगा? देखिए अरबाब, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है, और उसके बाद चारे प्रोविंसेस ने जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर गए हैं, चाहे वो IMF के कहने पे गए, लेकिन आपकी जो इकॉनमी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखें कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज टैक्स जो था जब आपने प्रोविंसेस को दिया तो उसके अंदर अब आप इनकम देख लें कि अब बिलियंस ऑफ रुपीज़ के हिसाब से जो है वो चाहे सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK और पंजाब ने उसको इम्प्रूव किया है। तो एग्रीकल्चर टैक्स होने की वजह से आपकी इनकम जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, डॉक्यूमेंट इकोनॉमी की तरफ आप जाएंगे। और तीसरा ये है कि आप वो उस एरिया की तरफ जाएंगे जो आपका नो गो एरिया है, जिसको एक विदाउट एनी रीज़न जो है आपने उसको साइड लाइन किया हुआ था। दूसरा उसके अंदर ये है कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर सैलरीड क्लास को टारगेट करना, जिस तरह आपने कहा है कि 2300 बिलियन है, तो फिर सारा बर्डन फिर सैलरीड क्लास पे डालना चाहिए। तो ये दुनिया के अंदर जो है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, जो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ना आर्टिकल 14 इसकी इजाज़त देता है, ना आपका टैक्स का रैशनल सिस्टम इसकी इजाज़त देता है कि आप जो दूसरे इवेजन एरियाज हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या सेल्स टैक्स है या उसके बाद रिटेलर आपका एरिया है या डेवलपमेंट है या हाउसिंग है, उसकी बजाय आप सारे का सारा सिर्फ बजट टारगेट को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इस पर भी एक कमेंट आप कर दीजिएगा कि अगर हम एक स्लैब इसमें हुकूमत अगर कम करती है 6 लाख से 12 लाख तक वाला, तो ये जो 12 लाख से स्टार्ट होगा टैक्स के नेट में जो लोग होंगे उन पर फिर रेट में तो नहीं इजाफा हो जाएगा कि वो 6 लाख की जो विंडो है वो खत्म करके फिर उस पर बर्डन बढ़ा दिया जाए? उसके अंदर
नहीं नहीं अरबाब, उसके अंदर ये है कि जो हमारा इनकम टैक्स है उसके अंदर एक तो चीज़ ये है कि ये सारी की सारी विद होल्डिंग के अंदर जाती है, और विद होल्डिंग के अंदर जो है इस एरिया के अंदर सैलरी के अंदर आपको अवेयन जो है वो बड़ी कम नज़र आएगी। दूसरा उसके अंदर ये है कि जब आपने बेंचमार्क कर दिया कि 6 लाख है तो फिर आपका वो जो एक टैक्स का इम्पोजिशन है वो फिर 6 लाख से ऊपर है, यानी कि 6 लाख तक अगर आपकी कोई सैलरी है तो उस सैलरी के अंदर जो आप नहीं देंगे। अब आप देखें ना कि आपने अगर मिनिमम बेंचमार्क 45,000 के करीब रखा हुआ है, जो मुख्तलिफ आपने लेबर क्लास का रखा हुआ है, तो वो तो बेचारा लेबर क्लास जो है उसकी पहले इनकम भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, आपने फिर उसके अंदर डाल के और जिस तरह आपने एक रिगरस किस्म के स्लैब्स लगाए थे, तो मैं ये समझता ही हूं कि अगर दुनिया के सारे मुमालिक ने अपना बेंचमार्क जो है वो 10, 12, 14 लाख जो पाक रुपीस के मुताबिक है, तो पाकिस्तान का भी बेंचमार्क जो है वो 1.5 मिलियन पे आना चाहिए, और उसके बाद जो फर्स्ट स्लैब है उसको मिनिमम टैक्स के अंदर लेके आए, और अगर ज्यादा आपकी सैलरी है तो उसको आप मैक्सिमम लेके जाए। तो ये 5% से 35% जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर तो चल सकता है, लेकिन सैलरीड क्लास के अंदर मेरा ख्याल है कि ये ना रैशनल है ना लॉजिकल है, और ना ही इस चीज से जो है कि आप एक सेक्टर को टारगेट करके ठीक है। चलें, अभी तो हुकूमत के पास थोड़ा वक्त भी है तजवीज़ पर अमल दरामद करने का। हाफिज़ साहब, आने वाले दिनों में हम भी इस पर मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हसन अहमद साहब, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। सुनी प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, और पंजाब हुकूमत ने कुछ इक़दाम उठाए हैं जिन्हें वो किसान दोस्त इक़दाम या किसान दोस्त पॉलिसीज़ के तौर पर मुतारफ़ करवा रहे हैं। और इसी सिलसिले का एक और अहम फैसला सामने आया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने यकीन दिलाया है कि किसानों के मफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर और बाहर गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देकर गंदम के काश्तकारों के लिए उनके मुताबिक बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। किसान अब बगैर किसी पाबंदी के गंदम को सूबाई सरहदों के पार मुंतकिल कर सकते हैं, जिससे वो अपनी पैदावार को भी इंतहाई मुनाफा बख्श मंडियों में फ़रोख्त कर सकते हैं। और पंजाब में पहली मरतबा प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गंदम की ख़रीदारी की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी पैदावार बेचने के लिए फिर मज़ीद इख्तियारात भी मिल सकते हैं और मुमकिन तौर पर बेहतर कीमतें भी मिल सकती हैं। लेकिन इस पर ज़ाहिर है ख़ुद किसानों का अपना रिएक्शन आना बड़ा ज़रूरी है कि वो इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं, इन इक़दाम को कैसे देख रहे हैं। और थोड़े से अगर फिगर्स आपसे शेयर करें, जो फ़ी एकड़ गंदम जो कि एवरेज 40 मन उस पर ख़र्चा क्या आता है, उस पर एक किसान की कितनी मेहनत लगती है, कितना सरमाया लगता है और बदले में उसको कितना मुनाफा या नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये जो 40 मन का एक फिगर है जो 1 एकड़ पर एवरेज इस वक्त गंदम लगाई जा रही है, तो उसकी कटाई और थ्रेशर 6.5 मन गंदम तो उसमें निकल जाती है, यानी जो नेट बचती है 1 मन गंदम में से वो 33.5 मन का ये खर्चा है। काश्त में जो ज़मीन की तैयारी है वो 10,000 के करीब है, और फिर आप ये समझें कि जो गंदम के बीज पर जो खर्चा आता है वो 5,000 रुपये आता है। फिर जो DAP खाद की एक बोरी है वो इस वक्त 13,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, तो ये भी उस खर्चे में शामिल है। फिर यूरिया खाद की 2 बोरियां इस दरमियान में इस्तेमाल होती हैं, वो उनका जो खर्चा है वो 10,000 रुपये। फिर 3,000 रुपये तकरीबन पानी का खर्चा आता है, जो ठेका है उसका खर्चा अलहदा से है। फिर जो लेबर 6 माह तक काम करती है वो जो खर्चा है वो अलहदा से, यानी जो टोटल ये कुल खर्चा जो मिलकर बनता है तकरीबन ये है 12,90,000 का। अब इसमें जो इस वक्त का रेट, जो 1-2 रोज़ पहले जब ये फिगर सामने आए तो जो गंदम प्राइवेट सेक्टर को या आज़ादाना तरीके से जो किसान बेच रहे थे वो 2,200 रुपये फी मन के हिसाब से बेच रहे थे, और जो ये नेट जो 33.5 को जब आप ज़रब देते हैं 2,200 से, तो ये 73,700 रुपये का फिगर बनता है। यानी 1,29,000 में से जब आप ये 73,700 रुपये माइनस कर देते हैं तो 55,300 का नुकसान इस वक्त ये किसान उठा रहे हैं। अब ये इस नुकसान के साथ कैसे गंदम की फसल को कैरी किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, हुकूमत की जो सपोर्ट प्राइस है वो किसानों के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ उमैर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर जी, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, जो फिगर्स मैंने शेयर किए अगर इसमें कहीं कोई गलती हो या आप उसकी इस्लाह करना चाहें तो वो भी कीजिएगा, और ये जो इक़दाम अब पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाए गए इस पर क्या रिएक्शन है आप लोगों का? जी, अभी आवाज आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो हम इस टाइम हमारा जो इशू है, बेसिकली आप जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हम उन्होंने सरहद जिला बंदी या सूबा बंदी खत्म की है, लेकिन जो हमारा इशू है कि मरियम नवाज साहबा ने खुद ऐलान करके गंदम काश्त करवाई। इससे पिछले जो सीजन था उसमें भी जी
उमर मसूद जी, इससे जो पिछला सीजन था उसमें भी ये हुआ था कि 4,000 रुपए निगरान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और किसानों ने गंदम काश की। और अब जब देखें कि मरियम साहिबा भी खुद ऐलान कर रही हैं कि मैं किसानों के जिम्मेदार हूं, आपने फिगर्स ली हैं, इन फिगर्स पे बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूं। इसमें और भी छोटी छोटी कॉस्ट कई ऐड होती हैं, लेकिन हम इस फिगर पे भी मुतमईन है कि गवर्नमेंट कम से कम ये तो देखे कि इस टाइम 53-55 हजार रुपए हमारा फी एकड़ नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। कि मरियम साहिबा ने उस वक्त कहा कि मैं किसानों से रिक्वेस्ट करती हूँ गंदम काश्त करें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। आज वो दावे कहाँ गए? अब क्यों नहीं कोई बोलता? अब उनके वुज़रा जो है आके टीवी पे सफाइयां पेश कर रहे हैं कि जनाब हमने पब्लिक को आसानी देनी है। ये कौन सी आसानी है कि आप एक बंदे की जेब से निकाल के दूसरे बंदे की जेब में डाल दें? आप तो हमारी तबाही कर रहे हैं ज़राअत की, बल्कि इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। हमने इंशाल्लाह ऐलान किया है कि हम 15 तारीख को तमाम इजला में एहतजाज करेंगे, और अगर फिर ये नई मामला हमारा हल होता तो इंशाल्लाह हम 2-3 दिन के वक्फे से फिर लाहौर की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह हम लाहौर में उस वक्त तक धरना देंगे जब तक ये हमारे मामलात हल नहीं करते। हमें किसानों को इन्होंने सिर्फ तमाशा समझ लिया है, हमें समझ लिया है कि हम वो इनका गुलाम तबका है जिन्हें ये जिस तरह चाहेंगे मोल्ड कर लेंगे। आपने पिछली दफा हम पे 2900 रुपए मन गंदम बेचने पे FIR दर्ज करवाई, और इस दफा आप कह रहे हैं कि जनाब हमने जिला बंदी खत्म कर दी है तो इससे रेट बेहतर हो जाएगा। आप खुद तबाही कर रहे हैं ज़राअत की। और आपको मुस्लिम लीग नून को खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि देहातों से आप लोग कामयाब हुए थे, लेकिन आपके इन इकदाम की वजह से अब ये तबाही देहातों तक जो जाएगी, और फिर आपको देहातों में भी कोई नहीं पूछेगा। तो उमर साहब, ये जो आप ये बताइएगा कि जो डी रेगुलेशन की जो पॉलिसी है, इस पर आप लोग का एतराज़ है कि जो सपोर्ट प्राइस पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी वो उसी तरीके से करे, या जो ये खर्चे इस वक्त आप लोग के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जिसकी वजह से फिर आपको पर एकड़ पर कोई 55,000 रुपये के राउंड ऑफ वो आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, तो वो वहाँ कहीं हुकूमत आप लोगों की मदद करे, और वो जो चीज़ें आपको महंगे दामों मिल रही हैं, पानी की प्रॉपर फरावानी नहीं हो पा रही, उस सिलसिले में आप लोग को हुकूमत की मदद और सपोर्ट दरकार है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको सिर्फ छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूँ कि आप 2017 में जब इनकी गवर्नमेंट की PMLN की, तो उस DAP खाद 2400 रुपए की थी और आज वो 13,000 रुपए का फी बैग है। इसी तरह यूरिया खाद 1200 का था, आज वो 5,000 रुपए का है। पानी बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे का था, आज वो 55 रुपए का यूनिट है। और गरीब आदमी को ट्यूबवेल से पानी 2,000 रुपए फी घंटा मिल रहा है। आपकी जो कैलकुलेशंस है बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसके अलावा आप देखें कि इंडिया में अगर किसान, आप उनकी सिर्फ सब्सिडी की फिगर्स देख लें तो आप हैरान हो जाएं कि खरबों रुपए की सब्सिडी है किसानों के लिए इंडिया में। हमारे यहाँ 1 रुपए की सब्सिडी नहीं है किसान के लिए। चंद ट्रैक्टर दे देने से या इस तरह की चंद चीजें करने से 1,000-2,000 बंदे को आप अकोमोडेट कर लेंगे। यहाँ पे जो फार्मर्स है इस मुल्क में 96% फार्मर वो है जो के 12 एकड़ से नीचे हैं, और 98% फार्मर वो है जो 5 एकड़ से नीचे हैं। तो जो जिस 13 करोड़ आबादी की ये बात करती है वो फार्मर्स है। हमारी औरतें भी काम करती हैं। आपको इसमें गंदम की कटाई के सीजन में आपको मजदूर नहीं मिलता कहीं पे, नौकर छुट्टी कर जाते हैं। तमाम जो लेबर क्लास है वो गंदम की कटाई करके साल की गंदम अपनी इकट्ठी करते हैं वो लोग। ठीक है, चलें, हम उम्मीद ये करते हैं कि ज़ाहिर जो भी आपके मुतालबात हैं वो पहुँचें हुकूमत तक, और हुकूमत कोई ऐसा वे आउट निकाले कि उसमें आप लोगों का नुकसान भी कम हो, आप का बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो, हमारी एग्रीकल्चर की भी उसमें तरक्की हो। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ उमर मसूद साहब, हमारे से गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोने की कीमत को एकदम पर लग गए, आसमान पर ये कीमत पहुँच चुकी है। कोई तकरीबन 10,000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 3,28,000 की हद को भी इस वक्त जो पर तोला सोना है वो अबूर कर चुका है। सोना बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट आज डाउन हुई है। इसकी क्या वजूहत हैं, एक ब्रेक के बाद तफसील से बात होगी। एक
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद हमने देखा दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स का एक डाउनफॉल शुरू हुआ। पाकिस्तान में भी अप एंड डाउन की सिचुएशन रही। गुज़िश्ता 2 रोज़ हमने स्टॉक मार्केट को बेहतर ग्रो करते देखा था और गुज़िश्ता रोज़ भी 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स में हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर तकरीबन 750 पॉइंट्स के नेगेटिव में मार्केट गई और इंडेक्स में ये गिरावट सामने आई है। और न सिर्फ स्टॉक मार्केट इस वक्त डाउन हो रही है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जो सोने की कीमत है पिछले कुछ दिन से उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है आलमी सतह पर भी। आज भी ये हमने देखा कि जो 7,800 रुपये का फ़ी तोले का इजाफा सामने आया और 3,28,000 रुपये से भी ज़ायद अब यह कीमत हो चुकी है। तो अब बज़ाहिर एक तासुर ये जन्म ले रहा है कि लोग सरमायाकारी के लिए सोने को महफूज तस्वुर कर रहे हैं और शायद स्टॉक मार्केट से या दीगर बिजनेस से पैसा निकल कर इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड की तरफ जा रहा है। अब ये सूरत हाल कब तक बरकरार रहेगी और रिकवरीज कैसे होंगी स्टॉक मार्केट्स की, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉक एक्सपर्ट हैं, मैनेजर हैं डाटसन सिक्योरिटीज़ के। शहरियार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक बढ़ता हुआ रुझान देख रहे हैं, इसका एक बहरहाल नुकसान स्टॉक मार्केट्स को क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस तो दुनिया में बढ़ रही हैं। जो हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी बढ़ती है दुनिया में, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जो बड़े क्राइसिस आते हैं तो सरमायाकार जो है महफूज इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। और ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने में आती है, चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो या यूक्रेन रशिया वॉर हो। और फिर हमने ये देखा कि दुनिया की जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना, इंडिया, उन्होंने अपने रिजर्व भी कन्वर्ट किए इनटू गोल्ड। तो उसके बाद हम देखें गोल्ड में कंटिन्यू राइज आ रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो पोटेंशियल बेपनाह है, पर हम देख रहे हैं कंपनीज अभी भी बहुत ज्यादा चीप रेट के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो इन्वेस्टर्स को इस हवाले से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि लास्ट वीक भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक हाई किया था, 1,20,700 की सतह को टच किया था मार्केट ने। लेकिन चूंकि ग्लोबल रिसेशन के फेयर्स हैं, साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर के भी फेयर्स हैं और इम्कान भी यही जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आएगी, जिसके बाद लोगों की बाइंग पावर कम होगी और पाकिस्तान इससे मुतासिर हो सकता है। $77 करोड़ का अब तक का तखमीना लगाया गया है। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेलिंग देखने में आ रही है। अगर आप पिछले 2 दिनों के नंबर भी अगर टैली करेंगे तो उसमें ज्यादातर जो सेलिंग नजर आई है वो हमें फॉरेनर्स की जाने से नजर आई है और उसके बाद लोकल फंड की जाने से नजर आई है। वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि फॉरेनर्स तो बेच ही रहे हैं माल, और लेकिन साथ साथ जो फंड मैनेजर जो माल बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनमें रिटेंशन प्रेशर आ रहा है। जब भी मार्केट में एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फिर म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद पैनिक सेलिंग आती है। यही कुछ हम आजकल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं। सही। और ये अब आने वाले वीक में कोई बड़ी करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो करेक्शन थी वो हो चुकी हैं, चूँकि अब ये 90 डेज़ का जो एक आप समझे कि एक ठहराव आ गया है इस टैरिफ वाली सिचुएशन में, तो अब उसका भी बहरहाल एक फ़ायदा और एक रिकवरी मिल सकेगी मार्केट को। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ठहराव बिल्कुल भी नहीं आया। मैं इस बात से इख्तिलाफ करूंगा क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उनमें गैर मुस्तकिल मिजाजी हमें नजर आती है। कंटिन्यूसली हमें नजर आता है कि वो मुस्तकिल नहीं रहते अपनी पॉलिसी। चाइना के ऊपर पहले टैरिफ 84% किया, 125%, अब वो 145% टैरिफ आयद कर दिया गया। कोई बात नहीं है कि वीकेंड के ऊपर कोई नया सरप्राइज दे दें प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके बाद टैरिफ को बढ़ा दें या फिर कम कर दें। ईरान के हवाले से कोई नई पॉलिसीज का ऐलान कर दें, थ्रेट दे रहे हैं कंटिन्यू। तो ये सिचुएशन ऐसी, यही वजह कि आज वीकेंड पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी शेयर बेचने को तरजीह दी, उन्होंने वेट एंड सी की पोजीशन अप्लाई की। और इस वक्त इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि ठहराव है, कहीं पर एक जगह जाके मार्केट रुकती है तो री एंटर हो मार्केट में, और उसी चीज का वेट कर रहे हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते हमने देखा है कि मार्केट में तकरीबन 3,909 पॉइंट निकल गए। और ये पिछले 6-8 माह में हमने देखा कि नए नए ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स हमारे मार्केट में इंडेक्स ने बनाए। अब उसी डगर पे एक तरह से हम गोल्ड को भी चलते हुए देख रहे हैं। 3,28,000 पर तोला इस वक्त क्रॉस कर चुका है। क्या आपको लग रहा है ये कहाँ तक ये कीमत जा सकती है? चूँकि ज़ाहिर जब ये कीमत बढ़ रही होती है तो लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें इन्वेस्ट करने में बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, होता ही है कि प्राइसेस जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो यूजली जो रिटेलर्स होते हैं वो तो थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं कि प्राइसेस थोड़ी नीचे आएंगी तो री एंटर हो। लेकिन हमने ये देखा कि गोल्ड प्राइसेस कंटिन्यू सर्ज हो रही हैं और $3,213 से इस वक्त तक अपसाइड के ऊपर हमें इंटरनेशनल मार्केट में नजर आ रही है। इसका ट्रेंड अपवर्ड साइड के ऊपर ही नजर आता है और हमने यही देखा रिसेंट डेज में जहाँ भी इसके डिप्स आई हैं वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज इसमें जनरेट हुई है। और रिसेंटली हमें लग रहा है कि $33 and $60 के प्राइस ये टच कर सकता है आने वाले दिनों में। इसका ट्रेंड ओवरऑल तेज ही हमें नजर आता है क्योंकि लिक्विडिटी है
ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं कि कमोडिटीज में खासतौर पे गोल्ड में शिफ्ट हो रही है। और इसमें कोई रिवर्स गियर लग सकता है आने वाले दिनों में, या फिर अभी इन प्राइसेस ने ऊपर ही जाना है या किसी एक पोजीशन पर स्टेबल रहना है? देखिए रिवर्स गियर के इम्कान थोड़े महदूद हैं, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल में हम देखते हैं तो मार्केट में जहां भी गोल्ड प्राइसेस अगर नीचे आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं और वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग करने को तरजीह देते हैं। अगर हालात बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं और दोबारा से इंटरेस्ट रेट दुनिया में बहुत नीचे आते हैं और साथ साथ इन्फ्लेशन के नीचे आती है, जिसमें भी टाइम लगेगा, और स्मूथ चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर यकीनी तौर पे कमोडिटी से पैसा निकल के दोबारा से मनी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर रियल एस्टेट में आना शुरू होगा, जिसके इम्कान अभी थोड़े महदूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब, मैनेजर डाटीज हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।